हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अज़हर और आप देख रहे हैं अज़हर अंसारी एजुकेटर। लास्ट क्लास में हमने जो इकोनॉमिक्स है और जो हमने सारा जो शेड्यूल है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अभी हम जो इस चैप्टर से पहले वाला जो चैप्टर है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का, उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको आ सकता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, 4 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन नहीं पता होता कैसे आएगा, लेकिन आंसर पढ़ के जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कि लिखना यही है कुछ और लिखना है। तो क्वेश्चन पता होना चाहिए कि क्या है। तो क्वेश्चन आएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो आप इसको लिख सकते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र सर होता क्या है, क्या लिखेंगे इसके बारे में। व्यष्टि मतलब छोटा, व्यष्टि मतलब छोटा, यानी इस इकोनॉमिक्स में, इस अर्थशास्त्र में हम छोटी आर्थिक इकाइयों से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करते हैं। छोटी आर्थिक इकाई सर, छोटी आर्थिक इकाइयाँ, छोटी मतलब एकल व्यक्ति के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक उपभोक्ता के बारे में, एक उत्पादक के बारे में, लेकिन एक ही वस्तु के बारे में, एक ही यूनिट के बारे में। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित नहीं करेंगे, उनका सम के बारे में नहीं बात करेंगे, एग्रीगेट के बारे में नहीं बात करेंगे, यानी एक से ज़्यादा 10, 20, 30, 40, 50 उन फैक्टर्स के बारे में नहीं बात करेंगे, सिर्फ एक ही फैक्टर के बारे में बात करेंगे। किस में बात करेंगे? इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर बात करेंगे। तो 1 नंबर में डेफिनेशन अगर आपको लिखनी पड़ती है तो आप लिखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी आर्थिक इकाइयों से संबंधित मुद्दों का अध्ययन कराती है, जैसे एक प्रोड्यूसर, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म। समझ रहे होंगे आप। अच्छा, अगला है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की ये मान्यता है कि समष्टि चर स्थिर रहते हैं। अगर आप व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, यानी छोटे लेवल पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, एकल व्यक्ति, एक यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप वो जो एक से ज़्यादा वाली यूनिट्स हैं जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन है समष्टि अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र है जिसमें बड़ी आर्थिक इकाइयों से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। बड़ी आर्थिक इकाइयाँ कौन सी होती हैं सर? बड़ी आर्थिक इकाइयाँ जिसमें हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में लेन देन करते हैं। यानी 10 लोगों ने चीनी की डिमांड की, ठीक है, 10 लोगों ने, ठीक है, 10 लोग भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, एक से ज़्यादा लोगों ने अगर किसी भी चीज़ की डिमांड करी तो वो आएगा समष्टि में। एक से ज़्यादा अगर बनाने वाली कंपनियां हैं तो उसको भी हम समष्टि में रखेंगे, यानी बड़े लेवल के बारे में बात करते हैं, एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं। तो इसी को हम बड़ी आर्थिक इकाइयाँ कहते हैं, इसी को हम पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो व्यष्टि मतलब छोटी आर्थिक इकाइयाँ, समष्टि मतलब बड़ी आर्थिक इकाइयाँ, यानी व्यष्टि मतलब छोटे आर्थिक स्तर पर और समष्टि मतलब बड़े आर्थिक स्तर पर। आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो बड़ी आर्थिक इकाइयाँ स्थिर हो जाती हैं, ठीक है, न्यूट्रल हो जाती हैं। ठीक है, उसके मान लीजिए अब आप व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो जो समष्टि है वो जीरो हो जाएगा, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब आप समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो व्यष्टि के अंतर्गत कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये आप मानकर चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, लास्ट में आ सकते हैं कि इसके घटक, व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है, क्या क्या अंतर्गत आते हैं इसके। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के कौन कौन से और पार्ट्स हैं, जैसे हमारी बॉडी है ना, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना, हाथ, मुंह, नाक, कान, है ना, पैर, हाथ पैर। तो इसी तरीके से व्यष्टि अर्थशास्त्र के पार्ट्स क्या क्या हैं, तो वो है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। इसके अंदर भी हम थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार, एक कंज्यूमर बिहेवियर, एक कंज्यूमर है वो कब खरीदता है, कैसे खरीदता है, कहाँ से खरीदता है, कितना खरीदता है, इसके बारे में अगर थ्योरीज अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो वो आप व्यष्टि स्तर पर निकाल सकते हैं, एक उपभोक्ता के बारे में। अगर आप एक प्रोड्यूसर के बारे में निकालना चाह रहे हैं थ्योरीज कि एक उत्पादक कितना प्रोड्यूस कर सकता है, अगर उसको बढ़ाना है अपना प्रोडक्शन तो कितना बढ़ा सकता है, कैसे बढ़ा सकता है, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर वो बढ़ाया जा सकता है, अगर इन चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है, आपको अगर स्टडी करनी है तो अब आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में स्टडी करनी चाहिए। तो ये इसके आप पार्ट्स लिख सकते हो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित करी जाती हैं। अच्छा, तो ये 4 नंबर में आएगा, तो आपको इसी तरीके से लिख देना है। 2-3 नंबर में 2-3 पॉइंट्स में आपको लिखकर बनाकर दे देना है, आपको पूरे 4 में से 4 नंबर ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, समष्टि अर्थशास्त्र के भी बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, समष्टि अर्थशास्त्र बड़ी आर्थिक इकाइयों से संबंधित मुद्दों का अध्ययन कराता है। बड़ी आर्थिक इकाइयाँ यानी एक से ज़्यादा यूनिट्स के बारे में बात होती है, यानी एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर, एक से ज़्यादा उपभोक्ता, एक से ज़्यादा उत्पादक, एक से ज़्यादा कोई भी चीज़, ठीक है, फर्म है, तो इसी के बारे में हम इसमें बात करते हैं, यानी बड़ी आर्थिक इकाइयों से। ठीक है, और जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के चर स्थिर हो जाते हैं, उनमें चेंजेस नहीं होता। अच्छा, इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स लिखने हो कि जी इसके पार्ट्स क्या क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो इसके अंदर है अर्थव्यवस्था में संतुलन से संबंधित। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी। सर इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें एक क्षेत्र के लोग, किसी एरिया के लोग अपनी आजीविका, अपनी अर्निंग अर्जित करते हैं, कमाते हैं। समझ में आया आपको? एक क्षेत्र के रहने वाले लोग
उनको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है जीने के लिए, आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं खाने पीने के लिए, उनको जब वो कमाते हैं उसी क्षेत्र में, तो वो एक अर्थव्यवस्था होती है। जहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर अब वो अपनी आजीविका यानी रोज़मर्रा के जो खर्चे होते हैं उनको नहीं कमाते, तो वो एक अर्थव्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो अर्थव्यवस्था में संतुलन से संबंधित सिद्धांत, ठीक है, यानी जितनी डिमांड, अच्छा डिमांड समझते हैं आप, मांग यानी एक एक उपभोक्ता है, एक कंज्यूमर है, एक कस्टमर है, वो दुकान पर जाता है और वो 1 किलो चीनी की डिमांड करता है, यानी एक कंज्यूमर को 1 किलो चीनी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गई डिमांड, ये हो गई एक उपभोक्ता की डिमांड। लेकिन अगर 10 उपभोक्ताओं की डिमांड निकाली जाए, यानी 10 उपभोक्ताओं को 10 किलो चीनी की आवश्यकता पड़ती है, तो ये हो गई एग्रीगेट डिमांड, ये हो गई समग्र मांग, यानी बहुत सारे लोगों की मांग एक साथ। ठीक है, बहुत सारे लोगों की मांग। अच्छा, सप्लाई भी तो होती है, जब मांग कर रहा है एक कस्टमर तो देने वाला भी तो है, बनाने वाला भी तो है। अगर वो 10 किलो चीनी प्रोवाइड कर रहा है तो वो हो गई समग्र पूर्ति, वो हो गई समग्र पूर्ति। ठीक है, तो एक अर्थव्यवस्था जो होती है उसके अंतर्गत जितनी डिमांड होती है अगर उतनी सप्लाई है, यानी दोनों इक्वल है, तो ये होता है अर्थव्यवस्था में संतुलन। लेकिन अगर जितनी डिमांड है किसी अर्थव्यवस्था में उतनी सप्लाई नहीं है, ठीक है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था में असंतुलन। ठीक है, तो ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है ना, ये एक फैक्टर के बारे में नहीं बल्कि पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है। जैसे पूरी दिल्ली की अर्थव्यवस्था, जैसे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था पहले, और यानी कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ये पूरे बड़े लेवल के बारे में बात करता है। ठीक है, तो एक दिल्ली की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो एक दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों की कितनी डिमांड है किसी भी एक चीज़ को लेकर, यानी पानी ले लीजिए, सभी की उसकी डिमांड होती है, तो कितनी पानी की वो डिमांड कर रहे हैं, उतनी अगर सप्लाई नहीं हो रही है पानी की, इसका मतलब अर्थव्यवस्था असंतुलित है, पूरी तरीके से संतुलित नहीं है। अब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के बारे में, एक अर्थव्यवस्था अगर असंतुलित है तो उसको ठीक करने के भी उपाय बताता है कौन, समष्टि अर्थशास्त्र, कि आप एक अर्थव्यवस्था में असंतुलन को कैसे संतुलित कर सकते हो। ठीक है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अच्छा, ये 4 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आता है तो आपको इस तरीके से कॉलम बना देने हैं, एक तरफ व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी तरफ समष्टि अर्थशास्त्र, 4-4 पॉइंट लिखने हैं जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, और आपको पूरे 4 में से 4 मिलेंगे। भाषा थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन आप बात माने, इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। आने वाले चैप्टर्स में आपको ये जो सारी लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा आसान लगने लग जाएगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये तो मैं डेली इसके बारे में पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से